सादर जय जिनेंद्र सभी को। आज हमारे साथ ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं जिन्होंने जैन समाज के कद को गौरव से ऊंचा कर दिया है। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। हमारे साथ हैं केएमडीसी के डायरेक्टर गौतम जी जैन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आप सब। कैसे हैं आप? बस ठीक है, गुड। तो शुरुआत करते हैं आपसे। आपके बारे में बताइए, कैसे क्या हुआ, आपका बचपन कैसे रहा, एजुकेशन कैसा था, कहाँ पे पले बड़े? मैं ऐसे तो दावनगिरी में ही पला बड़ा हूँ। मेरा जन्म भी दावनगिरी में ही हुआ था। बेसिक एजुकेशन दावनगिरी में कंप्लीट किया मैंने, अप टू बीबीएम दावनगिरी में था। फिर एमबीए करने के लिए बॉम्बे भी गया था मैं, तो थोड़े महीने वहाँ पे रहा। फिर अनएक्सपेक्टेडली मेरे पापा की डेथ हो गई, तो फिर मुझे वापस आना पड़ा। बट बचपन में भी मैं पढ़ने लिखने में थोड़ा ब्राइट था, तो अच्छे स्कोर करता था। और एक सिंगल चाइल्ड होने की वजह से मम्मी पापा का प्यार भी बहुत मिलता था, तो टीचर्स भी मुझे बहुत पसंद करते थे, तो उनके साथ शरारतें भी बहुत करता था। आज जो कुछ भी हो, मेरे टीचर्स का एक बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे एक्चुअली मिला बचपन में, तो हमेशा से ही उनका लड़का रहा। तो बेसिकली अच्छा ही चला, मेरी बचपन की लाइफ बहुत अच्छे से रही। फिर जैसे ही कॉलेजेस एंट्री हुआ, वहाँ पे भी मैंने बीबीएम में 88% स्कोर किया था। तो उसके बाद में यहाँ पे बेंगलोर में या बॉम्बे में ऐसे चूज़ करना था आगे की फ्यूचर के लिए। तो एमबीए करने के लिए बॉम्बे गया था। अनएक्सपेक्टेडली मेरे पापा गुजर गए, तो मुझे एजुकेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया मेरा एमबीए। मैं दावनगिरी आके मेरे फैमिली बिजनेस में ही सेट हो गया। तो आपका एमबीए के लिए एडमिशन हो चुका था? एडमिशन हो चुका था, बट फिर वो प्रॉब्लम हो गई, तो आ गया वापस। तो आके पापा का फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर? यस, हमारी तब एक साड़ियों की दुकान थी, होलसेल। तो आया, एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं था। स्ट्रगल किया लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ उस समय पे। एक्सपीरियंस कुछ नहीं, ना ही कुछ इतना फाइनेंशियल एकदम बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग नहीं था। और बड़े भाई का या छोटे बहन ऐसा मीन्स फैमिली भी कोई नहीं थी। मैं और मम्मी दो लोग ही थे हम लोग, तो बहुत मुसीबतें फेस की उस टाइम पे। धीरे धीरे फिर डेवलप होते गए। फिर 2008 में शादी हुई। तो आपके पापा का जब देहांत हुआ, क्या उम्र रही होगी आपकी? तब मैं बीबीएम खत्म किया था? 18-19 साल का था मैं बस। तो बहुत ही छोटी उम्र में बहुत बड़ा शौक मिला आपको। मीन्स अनएक्सपेक्टेड शॉक था वो, क्योंकि तो वो भी बहुत हेल्थी थे और अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। और हमारे फैमिली में किसी को भी कोई गलत आदतें कुछ नहीं थी। तो वो एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था मेरे लाइफ का, तो जिससे उभरने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। मीन्स सारे दिन महीनों तक ऐसे घर में मीन्स एकदम डिप्रेस होके रोना। मीन्स कुछ देखा ही नहीं था दुनिया में, तो बहुत मुश्किलें आई उस टाइम पे। तो फिर वहाँ से आपने टेक ओवर किया बिजनेस? बिजनेस टेक ओवर किया, स्ट्रगल किया और सक्सेसफुल भी बना। तो एक बेसिक अपने जैनों को ऐसे तो कोई ज़रूरी नहीं है बिजनेस कोई आके सिखाए, वो अपने ब्लड में है। तो कहीं ना कहीं सिक्स्थ सेंस वर्कआउट हुआ, कुछ सक्सेसफुल हुआ। फिर धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती रही। बट लाइफ में एक बहुत बड़ा झटका दूसरी बार लगा। 2012 में मेरे मम्मी को कैंसर है करके डायग्नोस हुआ। जब हमको मला मीन्स मालूम पड़ा, उस टाइम पे ऑलरेडी शी वाज सफरिंग विथ 3rd स्टेज। तो यहाँ बेंगलोर में भी ट्रीटमेंट कराने आया, और वलसाड वागलधारा वहाँ पे भी ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी घुमा। 2-2.5 साल उसमें ही भागदौड़ में रहा मैं। तो मेरे लाइफ का एक जो मेन पार्ट था वो बहुत डिस्टर्ब हो गया, क्यों उस टाइम पे मेरे 2 छोटे बच्चे थे। एक 6 महीने का ही था, तो उनको भी घर पे भी संभालो, बाहर भी ट्रीटमेंट के लिए भागो। ठीक है, फैमिली वाइज मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, तो उसने बहुत अच्छे से संभाला हर चीज़ को। उस टाइम पे सिर्फ मेरे मम्मी को ही नहीं, बच्चों को ही नहीं, मुझे भी मैनेज करना था, तो उसने वो बहुत अच्छे से किया। उसके बाद में लाइफ बहुत डिज़ास्टर्स होते हैं, तो मम्मी भी गुजर गई।
उसके बाद में बहुत मीन्स मन को बहुत ख़राब लगा। उसी टाइम पे बिजनेस में भी क्या फिर सिंगल हैंड रहता है तो इधर लोग रहते हैं काम करने पे, तो उन लोगों ने भी उसका अलग नमूने से फ़ायदा उठाया। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मार दी थी उन्होंने। इधर तो लगनी थी बट बिजनेस में क्या किया, मिसमैनेजमेंट हो गया। मैं महीनों तक घर पे नहीं रहता था, मैं सिटी में भी नहीं रहता था, तो उन लोगों ने वो धीरे से अंदर के अंदर ही अपन बोलते हैं ना माल बेच के पैसे किए, बस वो काम उन्होंने बहुत अच्छे से किया। जब मुझे मालूम पड़ा तब तक स्टाफ में से 3 या 4 स्टाफ निकल भी गए थे, तो वो और डिप्रेशन हो गया। क्योंकि तो मेरे पापा ने रेपुटेशन बहुत अच्छी कमाई थी, पीछे मैंने भी मेंटेन की थी, तो अभी जब लोगों को देना आ गया तो वो एक टेंशन तो रहता है, हाउ विल आई। तब थोड़ा डिप्रेशन में गया, टेंशन में था। धीरे धीरे उभर के आए, किसी का ब्लैक डॉट नहीं रखा लाइफ में। फिर लगा कि चलो अभी इसमें कुछ रहा नहीं है, कुछ नई लाइन में आते। तभी डिप्रेशन में था तो मेरे वाइफ ने सजेस्ट किया कि आपकी जान पहचान अच्छी है, थोड़ा बाहर घूमिए आप। तो आप डिप्रेशन में कितने टाइम के लिए थे? और लगभग 1.5-2 साल तक था मैं डिप्रेशन। 1.5 से 2 साल तक? यस, 100%। उसके बाद में धीरे धीरे मैं लोगों से मिलना चालू हुआ। फिर मेरे फ्रेंड्स काफ़ी थे पहले से भी, बचपन से दावणगिरी में बॉर्न अप हो, तो लोकली वहाँ के बहुत लोग मुझे पहचानते थे। फिर वही सीढ़ियाँ बनी अपनी लाइफ के लिए। पॉलिटिक्स में आया, पॉलिटिक्स में जैसे आया धीरे धीरे रियल एस्टेट के बिजनेस में आ गया। तो आपका बिजनेस पूरा बंद हो चुका था? टोटल बंद हो गया था। अच्छा। बस कमा के खाना, बस उस स्टेज पे थे। फिर रियल एस्टेट में जैसे घुसे, पॉलिटिक्स के लिंक मिले, तो रियल एस्टेट में दादा की मेहरबानी थी, जल्दी हाथ पकड़ लिया, तो फिर से आगे बढ़ने में बहुत आसानी रही। और उस टाइम पे पीक भी था, मीन्स रियल एस्टेट के लिए पीक का टाइम था, बहुत लोग उस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे थे, तो वो मुझे कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिला मुझे, तो धीरे धीरे आगे आए लाइफ में। तो ये एक ऐसी कड़ी थी जहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा चेंज आया, पॉलिटिकल करियर, बिजनेस से पॉलिटिक्स में यहाँ पे टर्न हुआ आपका। तो ये दोनों मेरे लिए बहुत प्लस रहे, और ये बेसिक कनेक्शन है। एक पॉलिटिशियन का रियल एस्टेट बिजनेस होना ये स्वाभाविक है, तो ये स्वभाव में हो गया। एंड ऐसा भी हुआ कि आप जैसे बोले वाइफ ने एडवाइस दिया तो सब कुछ इन लाइन हुआ और सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे गिरी। नहीं, वो कहावत है, जब एक आदमी का अच्छा टाइम आना रहता है तब ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होता रहे उसके साथ। बस अपने को अपनी मेहनत करनी है। अपन जैसे मेहनत करेंगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, ऊपर वाला भी अपने को आशीर्वाद देता है। तो ये सब मिल के एक आदमी की अच्छी टाइम आई करके सोचता हूँ मैं। तो उनके मार्गदर्शन में चलता रहा, जो दादा ने रास्ता आगे दिखाते गए उस पर चलता रहा। आज आपके सामने बैठा हुआ एज ए KMDC डायरेक्टर। सही है। सो इस दौरान आपने बहुत सोशल सर्विस किया है, लोगों की बहुत सेवा की है, मदद की है, हेल्प की है। बचपन से भी क्या है, जैन मंडल से जुड़ा हुआ था मैं, तो वहाँ पे पहले से भी सेवा और सामाजिक काम करते आए थे। बस उस फील्ड को बड़ा किया। पहले हम जैन के लिए ही काम करते थे, बहुत सारे तीर्थ यात्राओं पे भी गया हूँ सेवा देने के लिए। मेरे जीवन में अभी तक 17-18 ट्रेन संघ की यात्रा की हुई है मैंने। तो उसके साथ साथ ये जब भी गाँव जीवन वगैरह जो भी रहते थे अपने जैन में, तो वहाँ पे भी आगे रह के सेवा देते थे। और मंडल का सेवा ग्रुप का लीडर रह चुका मैं कई सालों तक दावणगिरी में। वहाँ पे सुपार्शनाथ जैन मंडल है, तो वहाँ पे सेवा ग्रुप का लीडर भी रहा मैं काफ़ी सालों तक। उसके बाद में जब पॉलिटिकली जुड़ा, तो मारवाड़ी के बच्चे को आइडिया तो रहती है काम कैसा करना है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक स्ट्रांग समाज है पीछे, दे आर विलिंग टू गिव मॉनिटरी सपोर्ट। अपने को सिर्फ काम ही करना था, पीछे दादा की मेहरबानी थी, लोगों ने सपोर्ट किया। तो काफ़ी मीन्स कर्नाटक में 2-3 बार जब फ्लड्स आए 2-3 साल पहले, तो कुशाल नगर वगैरह और तेरदाल रबकावी जिसे बोलते हैं, उस क्षेत्र में भी बहुत सारी मुसीबतें आई थी लोगों को। तो वहाँ पे भी हम लोग टीम बना के गए थे, वहाँ पे रुके थे हम लोग एक्चुअली। टीम माने जैन समाज, जैन समाज के लड़कों को इकट्ठा करके 3-3 दिन 4-4 दिन वहाँ पे रुके थे।
घर घर पे जिसको जो ज़रूरत है वो सामान पहुंचाने का काम किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जाके उधर डीसी के अंडर या एसपी के अंडर जाके आइटम रख के आ गए। खुद रह के उधर उधर आरएसएस टीम का सपोर्ट लेके हम लोग घर घर पे किसी को आटा चाहिए तो आटा देते थे, चावल चाहिए तो चावल देते थे। जिसको जो ज़रूरत है वो ज़रूरत की चीज़ें दी। तो उसके लिए हम लोगों को बहुत प्रशंसा भी मिली सरकार से कि रियली ये बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं करके। तो उसके बाद में अभी कोविड भी हुआ था, तो कोविड में भी मेरे दोस्तों के सब साथ बात करके हम लोगों ने कम से कम वहाँ पे एक 3,000 रेशन किट, समाज से तो अलग हुआ है, फ्रेंड सर्कल से भी लगभग 3,000 रेशन किट हम लोगों ने दिए गरीबों को। क्योंकि हमारा काम करने का एक अलग स्टाइल था और मैं भी आरएसएस से जुड़ा हूँ, तो उनका भी हेल्प मिलता रहा मुझे। हर एक एरिया में हम लोग जाते थे, लिस्ट बनाते थे कि किसके घर पे क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी के घर में कमाना वाला नहीं है या किसी की कोई संतान नहीं है, बुढ़ा बुढ़ी रह रहे हैं, कोई विधवा है, किसी के घर पे फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो वैसे एक लिस्ट बना देते हैं। एक एरिया में भले 500 घर हो, वैसे एक 20-25 घर ही मिलते थे, तो वैसे लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस में हम लोग देते थे। तो वो हेल्प किया हम लोगों ने। तब एक्चुअली कर्नाटक के बहुत सारे टीवी चैनल्स वालों ने भी उसको हाईलाइट किया था हमारे लिए, और वहाँ के लोकल डीसी ने हमारे को बहुत अभिनंदन भी दिया था इस कार्य के लिए। फिर धीरे धीरे और भी काम करते रहे, जैसा हमसे हो पाया किया। फिर हमारे जिला के जो भी बड़े लीडर्स हैं हमारे बीजेपी के, उन सबका एहसान है मुझ पे कि केएमडीसी का मुझे आज डायरेक्टर बनाया। फिर डायरेक्टर बनने के बाद भी सिर्फ केएमडीसी तक सीमित रह के काम नहीं करना है, जैन समाज के लिए काम करना है करके एक छल था। इसीलिए कॉरपोरेशन इलेक्शन में मैं खड़ा भी नहीं हुआ, जबकि मुझे टिकट मिला था। मैंने खुद ने ही सामने से बोला था कि सर मैं अगर सिर्फ कॉरपोरेशन में काम करूंगा तो उधर का ही रह जाऊंगा, समाज के लिए कुछ करना है तो मुझे थोड़ा बड़ा स्टेज दीजिए। तो केएमडीसी का मिला मुझे। फिर केएमडीसी में आने के बाद थोड़ा गवर्नमेंटल पावर्स मिले तो उसको यूज़ किया। हाल ही में अभी एक कार्यक्रम में श्रीमंत पाटिल जो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण के सचिव है, उन्होंने घोषणा की कि हम लोग जैन स्टूडेंट्स के लिए अलग से हॉस्टल्स बनाएंगे। 10 हॉस्टल्स अभी इस साल में बनने वाले हैं पूरे कर्नाटक में। अच्छा। और फिर धीरे धीरे हर एक जिला हेडक्वार्टर्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एक हॉस्टल बनेगा। तो इसके लिए ये आपका दिया हुआ प्रपोजल था? ये प्रपोजल मेरा था, 3 महीने से फॉलोअप कर रहा था। एक्चुअली श्रीमंत पाटिल साहब ने मुझे स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि जो अल्पसंख्यक के हॉस्टल्स है उसमें एक कुछ 10% और 15% जैन स्टूडेंट्स के लिए मैं रिज़र्व करता हूँ। तो मैंने उसके लिए मना किया था उनको, सर रिजर्वेशन इज़ नॉट द रूट। यस, क्यों कि रिजर्वेशन में क्या होगा, हमारी खाने की हैबिट्स और दूसरे माइनॉरिटीज़ की खाने की हैबिट्स में बहुत डिफरेंस है। तो उनके साथ अपन रह के खाना पीना वो नहीं सेट होता है, तो वो सब उनको समझाना पड़ा। तो समझना आने के बाद वो भी मीन्स ही इज़ रियली वेरी, जैन समाज के प्रति उनका बहुत अच्छा रवैया है। तो उन्होंने बहुत जल्दी इसके बारे में डिसीजन लिया। सबसे पहले तो उनका मैं थैंकफुल हूँ। फिर उसके बाद में अभी रिसेंटली मैंने अपने जो विहार में जैन साधु साध्वियों को बहुत तकलीफ आ रही है। क्या होता है, 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर का विहार करते हैं। अभी अपनी जैनों की पॉपुलेशन कम होने से अपन खेड़े गाँव में नहीं है, सिर्फ सिटियों में रहते हैं। तो उस टाइम में ट्रैवलिंग में उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जैसे कि एक बेसिक उनको रेस्ट के लिए रेस्ट रूम्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसे तो प्रबंध है कि उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में दे दे रूम्स, बट क्या होता है वो विहार करके 7 साढ़े 7 बजे आते हैं और हेडमास्टर 10 बजे आता है। तो वो 2.5 घंटे का टाइम उनको रेस्ट करने के लिए एक बराबर जगह नहीं मिलती है, वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। अभी कल परसों एक फ़ोटो आया जिसमें दिखाया कि एक जैन साधु, ये जो बड़ा पाइप रहता है हाईवे के आसपास, उनमें बैठ के रेस्ट ले रहे हैं। तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है अपने समाज के लिए कि अपने पास सब कुछ है बट अपन ये बेसिक चीज़ नहीं कर पा रहे। तो मैं सरकार को अभी प्रेशर कर रहा हूँ कि हर 15 किलोमीटर के ऊपर मुझे अलग से ही सिर्फ जैन साधु के लिए
और साधुओं के ठहरने के लिए एक विहार धाम की व्यवस्था करके दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं है। बेंगलोर से बेलगाम और बेंगलोर से सोलापुर, ये 2 बड़े हाईवे, ज़्यादा से ज़्यादा उस रूट के ऊपर 40 से 50 विहार धामों की ज़रूरत है, तो 100 विहार धाम बनते हैं। उसमें से 20 तो बड़े बड़े सिटी आ जाती है जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो एक 80 विहार धाम का कंस्ट्रक्शन करना गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर ये जैनों के प्रति थोड़ा सहानुभूति दिखाते हैं और इसके बारे में जल्दी से जल्दी डिसीजन लेते हैं तो एक बहुत बड़ा काम होगा। और इसके लिए श्रीमंत पाटिल साहब से मैंने बात भी की थी, तो उन्होंने बहुत सकारात्मक से इससे लिया है। और 2-3 और बड़े लोगों से जो बीजेपी में वेल कनेक्टेड है, तो उनसे भी बात की हुई है। तो उन्होंने भी बोला एक बार बैठ के मीटिंग करेंगे। थोड़ा अभी ये बजट में सब लोग बिजी है, तो एक बार बैठ के सब बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। होपफुली आई थिंक इट विल हैपन। बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप इस तरीके में सोच रहे हैं, जैसे कि हॉस्टल बनवाना या विहार धाम। सबकी इतनी ऊंची सोच नहीं होती। नहीं, सोच सबकी होती है, बट कहाँ पे बोलना है वो मालूम नहीं रहता है। सही है, 100%। तो अभी मैं भी इसी समाज में हूँ, तो मुझे भी ये सोच सब मेरी नहीं हो सकती है। शायद किसी ने बताया और होता है, उनको रास्ता मालूम नहीं रहता है, और भगवान की दया से अपने को रास्ता दिख रहा है, तो देखते हैं क्या कर पाते हैं। और एक है, वो मेरी पर्सनल बहुत दिनों से आस है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने को श्वेतांबर और दिगंबर जैनों को गवर्नमेंट ही डिवाइड कर रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को शायद इसके बारे में मालूम नहीं है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में सिर्फ हम श्वेतांबर जैन्स एक कम्युनिटी है जिसको रिजर्वेशन नहीं है। आज अपना अस्तित्व बचाना भी अपने लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। श्वेतांबर जैनों की जनसंख्या पारसियों के बाद सेकंड फास्टेस्ट डिक्रीजिंग पॉपुलेशन अपनी है। तो इसका अस्तित्व बचाना और इस अस्तित्व बचाने में अपनी मदद करना, ये भारत सरकार का बहुत बड़ा काम है। तो मैं आज भी गवर्नमेंट से इस बात के चर्चा कर रहा हूँ कि हमको भी दिगंबर जैनों की तरह, मुस्लिम्स की तरह, पारसीज की तरह रिजर्वेशन दे। जैसे ऑलरेडी आपने दिगंबर जैनों को रिजर्वेशन दिया हुआ है 3B में, हमको भी उसमें लेके आइए। कि जरूरी नहीं है कि हर एक श्वेतांबर जैन करोड़पति है। बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे मिले हैं मुझे अभी KMDC डायरेक्टर बनने के बाद कि अपने लोग बहुत सारे ऑटो ड्राइवर है, बहुत सारे लोगों के पास कुछ काम नहीं है, बहुत सारे लोग 2-5 हज़ार रुपये के लिए दूसरों के इधर नौकरी कर रहे हैं। तो क्या वो गरीब नहीं है? उनको बच्चों को एजुकेशन के लिए, उनके बच्चों को कल कुछ बड़ा होने के लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मिलना और इसको दिलाने में के लिए हमारे सारे जैन समाज का सपोर्ट चाहिए मुझे। ये सिर्फ एक आदमी अपने ऊपर लेके नहीं कर सकता है। तो जितने भी अपनी संघ संस्था है, जितने भी अपने बड़े लोग हैं, सब इसमें हाथ जुटाएंगे, सब एकत्रित होंगे और इसको एक सही दिशा देंगे, तो हम लोग भी सरकार के ऊपर इसके बारे में कुछ प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। अपन देख रहे हैं दूसरे समाज के लोग, उनके स्वामी जी नेतृत्व ले रहे हैं, पाद यात्रा कर रहे हैं। आज बेंगलोर में कितने ही दिनों से सत्याग्रह चल रहा है। जो बड़े बड़े समाज है कर्नाटक के, वो भी 2A और 3A के लिए, रिजर्वेशन के लिए, अपने समाज के लिए, उनके महाराज साहब जो स्वामी बोलते हैं हम लोग, तो वो रोड पे उतर रहे हैं। तो अपन तो वी आर जस्ट 0.4% ऑफ द पॉपुलेशन, तो अपने को तो निकलना ही है, क्योंकि तो वी आर फाइटिंग फॉर आवर सर्वाइवल। आज आप देख रहे हो, अपना जन्म यहाँ पे हुआ है, हम यहीं पे पले बड़े हैं, बट फिर भी वी आर ए आउटसाइडर। ए मारवाड़ी करके बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। जबकि बहुत सारे जैन लोग, श्वेतांबर, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जो सालों में एक बार राजस्थान मुश्किल से जाती है, बट फिर भी वी आर आउटसाइडर्स। क्यों ये भेदभाव? ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है आपका। हम लोग कर्नाटक में कमा रहे हैं, जब कोई भी प्रॉब्लम आती है कर्नाटक में हम लोग दे रहे हैं। यहाँ के सब लोगों के साथ अपन हंस खेल के जी रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है कि हमको प्रोटेक्शन दे, और ये उनका कर्तव्य है। और रियल माइनॉरिटीज़ तो अपन है, जो 0.4% है हम लोग,
वी आर द रियल माइनॉरिटीज़ और इनका बेनिफिट हमको नहीं मिल रहा है। और अभी आप बोल रहे थे अपनी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, तो इसी से आपका एक किस्सा याद आता है मयूर भाई जैन का, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था और अपने समाज के ऊपर भी वो एक धब्बा था कि ऐसे कैसे कोई भी अपने ऊपर हाथ उठा सकता है। तो अगर उस पर आप कुछ। नहीं, यही अगर अपने को सबसे पहले अपने लोगों को ये मालूम पड़ना है कि एज ए माइनॉरिटी आपको गवर्नमेंट से क्या सिक्योरिटी है, ये अपने को मालूम नहीं है। मैं बहुत बार देखता हूँ, मैं जब भी बाहर जाता हूँ तब लोग बोलते हैं कि भैया आप और पॉन ब्रोकर रो बिजनेस हुए, पुलिस रो हेरेसमेंट हुए, पुलिस वाला आप और आदमी ने उठावेन लेन जाए, ये बेसिक कंप्लेंट्स है। तो दावनगिरी में ऐसा ही हुआ था, एक पुलिस अधिकारी ने ऐसे इनकैश करने के लिए गया था, झूठा केस बना के 100 ग्राम सोना दे दो, 200 ग्राम सोना दे दो, ऐसा काफ़ी चल रहा था। तो उसके बारे में हम लोग बहुत सारे ऐसे जाते थे, बात करते थे, सेटल करने की कोशिश करते थे। बट एक बार क्या हुआ, लिटरली पुलिस वालों ने गुंडागिरी करके, अपने एक भाई है तो उसको रोड के बीचों बीच उसका कॉलर पकड़ के उसको लातों से मार के जीप में बिठा के लेके गए। तो ये पूरा समाज के लिए नहीं, टोटल बिजनेस क्लास के लिए ही एक दब्बा था। क्योंकि तो एक बिजनेस करने वाले आदमी को समाज कुछ गौरव से देखता है, वो 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, उसके बिजनेस की वजह से 40 घर चलते हैं, तो वो एक समाज में उसका एक गौरव रहता है। एक पुलिस वाला उसकी कॉलर पकड़ के रोड में खींच के लेके जाना, दैट इज़ नॉट इट। तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था हम लोगों ने दावनगिरी में। फिर उसके बारे में एक्शन लिया। एक 7-8 दिन तक दुकानें सारी बंद रही उस एसोसिएशन की, मीन्स गोल्ड एंड पॉन ब्रोकर्स एसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। यस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। उसमें सब पार्टी के लोग थे, सब बीजेपी वाले हो, कांग्रेस वाले हो, सब लोगों ने उसमें सपोर्ट दिया था। फिर वो पुलिस वाले को आखिर हार माननी पड़ी वहाँ पे। आज 2.5 साल हो गए होंगे, दावनगिरी में शायद ही झूठे केस अभी आ रहे हैं। तो हर जगह पे अगर आप विरोध नहीं व्यक्त करेंगे तो आपके साथ अत्याचार होना ही है। मेरे को एक बात याद आती है, मेरे पापा मेरे को बोलते थे, मैं जब छोटा था तब, महावीर स्वामी भगवान ने एक बोला हुआ है, धर्म रक्षति रक्षितः। जब तक हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तब तक धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। वैसे ही जब बड़े बड़े आचार्य महाराज साहब व्याख्यान देते तब बोलते हैं कि उस जमाने में धर्म की रक्षा करने के लिए आचार्य महाराज साहब ने भी तलवार उठाई हुई है। तो टाइम आ गया है। मैं आपको तलवार उठा के रोड पे जाने को नहीं बोल रहा हूँ, बट जब अपने ऊपर अन्याय होता है, कम से कम अपने ऊपर होने वाले अन्याय की विरोध करने का तो शक्ति, अपने को सामर्थ्य लाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप जैसे बोल रहे हैं, अगर एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला भी है, रखना ही पड़ेगा। क्योंकि तो सबसे बड़ा अधर्म अन्याय सहन करना है। ये भी अपने तीर्थंकर भगवान ने ही बोला हुआ है, अन्याय सहन करना भी सबसे बड़ा पाप है। तो सिर्फ अहिंसा परमो धर्म के साथ साथ, जैसे इंडिया की एक पॉलिसी है, वी विल नॉट यूज फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन, बट अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक होता है तो हम करेंगे। वैसे ही हमारा धर्म सिखाता ही अहिंसा है, तो हम किसी भी एक चींटी का भी, हिंसा नहीं। चींटी को भी मारना अपना धर्म नहीं है, उसको भी रक्षा देना अपना धर्म है। बट अगर अपने ऊपर दूसरे लोग हावी हो जाए, अपने बहनों की, माताओं की सुरक्षा का बात आ जाए, या अपने तीर्थों की सुरक्षा की बात आ जाए, तो उस समय में अपने हाथ में लाठी हो या तलवार हो तो वो गलत नहीं है। अपनी रक्षा के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो भले ही आप पॉलिटिक्स में थे नहीं थे, बिजनेस में थे, आपने चलो एजुकेशन में थे, तो सेवा करने का बीज हमेशा से बोया हुआ था आपके अंदर। भले ही आप पॉलिटिक्स में नहीं भी आते, आपकी कैपेसिटी से जितना भी होता आप उतना करते थे। वो तो बचपन से ही था। और मेरा बचपन में क्या, थोड़ा दूसरे लोगों के साथ ही संपर्क ज़्यादा था, तो कहीं ना कहीं एक अलग कीड़ा मेरे में था। मैं दूसरे नॉर्मल लोगों से अलग ही था, तो ये आज इधर आया हूँ। तो मेरे जैसे बहुत सारे यूथ हैं जो आपको देख रहे हैं एंड शायद आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, तो उन सभी यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? अगर वो आप जैसा काम करना चाहे, समाज के लिए कुछ करना चाहे, सक्सेसफुल बनना पहले चाहे। तो एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जिसको भी पॉलिटिक्स में एक्टिवली आना है,
आप एक लीडर के पीछे मत आओ, खुद लीडर बनने के लिए क्या करना है वो करते आओ। आप एक्टिवली प्रोटेस्ट में जाओ, आप एक्टिवली लोगों का सामना करो। एक दो बार भले आपको थोड़ा पीछे हटना पड़े, डरो मत। थ्रेट कॉल्स आएंगे, आपके ऊपर अटैक भी होगा, सब होगा। मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो आप पॉलिटिक्स में आओ, नहीं तो टाइम वेस्ट करने मत आओ। आपका सक्सेस मंत्र यही है। यस। तो आपके साथ भी बहुत कुछ हुआ होगा। बहुत हुआ है। मुझे थ्रेट कॉल्स आते थे, दावनगिरी के नाम गिरामी बड़े बड़े गुंडों का फोन आया हुआ है। तो मेंटली प्रिपेयर्ड था मैं डायरेक्ट उनको फ़ोन पे बोलता था, भैया मेरा घर का एड्रेस देता हूँ, घर के पास ही बैठा हो, आ जाओ। नहीं तो आप किधर हो बोलो, मैं आता हूँ। और लिटरली वहाँ पे गया हुआ हूँ। मैं खुद बेसिकली एक रेसलर हूँ, तो मेरे बचपन से आई एम फिज़िकली वेल बिल्ट, और दादा की दुआ है, अंदर कुछ हिम्मत है। लिटरली गया हुआ हूँ मैं, उनकी एरिया में जाके खड़ा रहा हूँ, बोल भाई क्या है। जैसे ही देखते थे 6 फीट हट्टा कट्टा 3 फीट चौड़ा आदमी आया, तो वो भी अटैक करने के पहले 2 बार सोचते थे, फिर धीरे धीरे उनसे ही दोस्ती होती थी। तो आज वो सब मेरे दोस्त हैं। सामना करना चाहिए। जब तक आप कोई थ्रेट को फेस नहीं करोगे तो आप उस थ्रेट के बारे में आपको मालूम नहीं पड़ेगा। बहुत बार एक हो जाता है कि एक 2 फुट का आदमी भी एक 6 फुट के आदमी को फ़ोन पे डरा दे, बट आमना सामना नहीं होगा तब तक किसको क्या मालूम है। तो फेस करो। तो ये हो गया पॉलिटिकल संदर्भ में, और जनरल में भी आपने कहा कि जो भी है अपने फियर्स को फेस करो। लाइफ में 100%। पीछे नहीं हटना है, जो भी हो जाए। एक बार आगे जाने का सोचा है तो फिर पीछे मत देखो, बिल्कुल घुसते रहो, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। सही है। तो आगे चल के आप अपने आप को कैसे देखते हो? आपका विजन क्या है पॉलिटिक्स में? विजन तो बहुत बड़ा है, बोल के नहीं दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। फिर से इसी चैनल पे आऊँगा, तब शायद क्या पता गवर्नमेंट व्हीकल में आ जाऊँगा। आपके मुंह में घी शक्कर इस बात पे। और हमसे कोई भी सपोर्ट हो, समाज से कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो हम लोग हैं यहाँ पे। और अगर कोई अपना कोई मैसेज है, या आपसे कोई संपर्क करना चाहे, या आपसे कोई पर्सनली लिखना चाहे, जैसे आप अभी डायरेक्टर है तो बहुत लोगों के बहुत सारे कंसर्न्स होंगे। तो अगर कोई मेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, या अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं मेरा मोबाइल नंबर सबको देता हूँ। अच्छा। बस उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बिना फालतू में कॉल मत करो। अगर रियल ज़रूरत है 100% कॉल करो। रात को 2 बजे भी हो तो फ़ोन उठाता हूँ। क्या होता है बहुत बार सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए या कुछ विश करने के लिए फ़ोन करके डिस्टर्ब करते हैं। मेरा मोबाइल नंबर सबके पास है, शायद और भी देता हूँ मैं आपके माध्यम से। बिल्कुल। मेरा पर्सनल नंबर है 8050403463 और ईमेल आईडी भी है। तो जब तक आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो शायद ही ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो आप कभी भी फ़ोन कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी काम हो, मेरे लायक कुछ भी रहे, या मुझे कोई अच्छी सलाह देना चाहे कि जैन समाज के लिए ये काम और होना है तो आप ऐसा करो, तो रियली यू आर वेलकम टू कॉल मी एनी टाइम। तो ओपन है फीडबैक्स और सजेशंस के लिए। यस, 100%। तो आई थिंक हम लोगों का एक हिस्सा चलता ही रहेगा। सो जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं उसके लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आपको। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही सेवा करते रहें, और हमें भी सौभाग्य होगा ऐसे ही आपका इंटरव्यू करते रहें। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए जीवन टीवी के साथ, और भी आपके लिए इंटरव्यूज़ लेके आते रहेंगे। जय जिनेंद्र।